हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। कल हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी का एक बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जिसमें से इस चैप्टर में मैं आपको केवल दो चीजें पढ़ाऊंगा, एक बेस क्वांटिटीज और दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो आइए हम लोग अच्छे से समझते हैं कि बेस क्वांटिटीज होती क्या है। तो बेस क्वांटिटीज या इन्हीं को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। हिंदी में इन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। तो बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं, इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक छोटी सी मैथमेटिक्स करते हैं कि सपोज कीजिए मेरे पास एक सेट है, यानी कुछ चीजों का सेट है। जैसे मैं यहां पर ले रहा हूं एक सेट अल्फाबेट्स का, यानी मेरे पास एक सेट है ए बी सी डी से लेकर के कहां तक एक्स वाई जेड। ठीक, देखिए इस सेट की खास बात क्या है। पहली चीज कि इसका हर एलिमेंट क्या है, यूनिक है, अपने जैसा अकेला एलिमेंट है, अपने जैसा इकलौता एलिमेंट है। यानी पहली चीज क्या है, डिस्टिंक्टनेस है या यूनिकनेस है। हर एलिमेंट एक दूसरे से क्या है, अलग है। इसके जितने भी इसमें जो भी चीजें पाई जा रही हैं, ए बी सी डी एफ जी एच लेकर के, ये सब कुछ क्या है, पहली चीज ये क्या है, यूनिक है। यानी किसी भी चीज का रिपीटिशन नहीं है, किसी भी अल्फाबेट का एक बार भी रिपीटिशन नहीं किया गया है। कोई एक चीज दो बार या तीन बार, एक बार से ज्यादा नहीं लिखी गई है। दूसरी चीज क्या है, दूसरा एक शब्द है जिसे हम बोलते हैं म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। म्यूचुअली इंडिपेंडेंट यानी पहली चीज तो ये क्या है, ये विविध है, एक दूसरे से अलग, एकदम मुख्तलिफ, एकदम जुदा। और दूसरा क्या है कि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, यानी पारस्परिक रूप से स्वतंत्र है। अब ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट क्या होता है, आप बताइए। जैसे कि ये सी है, क्या इस सी को बाकी, इसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 26, क्योंकि 26 अल्फाबेट्स होते हैं। क्या इस सी को बाकी 25 के टर्म में, 25 का कोई, बाकी 25 अल्फाबेट्स का कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन जो सी को रिप्लेस कर सकता है, क्या बनेगा? नहीं बनेगा। अगर हम बना भी देते कि एस डबल ई सी या एस ई ए सी, तो वो क्या हो जाएगा, उससे जो शब्द हमारा बना हुआ है उसके अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यही तो होगा ना। आपने ये लिखा CAT कैट, इसका मतलब क्या होता है, बिल्ली। अब कुछ लोगों ने कहा नहीं भाई सी हम लोग बना तो लेते हैं कि सी को आप ये लिख दो, ये भी तो पढ़ने में सी बोला जा रहा है, ये ठीक है, ये सुनने में वैसा लग रहा है, लेकिन इस शब्द का मतलब बिल्ली तो नहीं हो सकता, बाकी कुछ और हो, या हो सकता है किसी लैंग्वेज में इस चीज को बिल्ली कहते हो, मुझे नहीं पता। तो यहां पर जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि इनमें से किसी भी एक को बाकी के टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, यानी इसका कोई भी एलिमेंट इस ग्रुप के बाकी किसी एलिमेंट पर डिपेंड नहीं करता, यानी इसका एक अवयव अन्य किसी भी अवयव पर क्या है, डिपेंड नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। अगर इस अल्फाबेट से क्या हो जाए, इस ग्रुप से सी गायब हो जाए, तो इन बाकी 25 की सेहत पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ऐसा ही एक ग्रुप है हमारे फिजिक्स में, जिसमें कुल 7 और 2 मैथमेटिक्स की क्वांटिटीज हैं। वो है, सपोज करिए ये ग्रुप है जिसमें हमारा लेंथ, मास, टाइम और इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7। तो ये जो 7 क्वांटिटीज हैं, इनमें भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है कि पहली चीज तो क्या है, किसी भी चीज का देखिए रिपीटिशन नहीं हुआ है, ये सारी की सारी एक दूसरे से कैसी है, अलग है। प्लस
आप कभी भी जैसे मास का कोई फॉर्मूला इन बाकी 6 के टर्म में नहीं पाएंगे। मास का आप कोई फॉर्मूला केवल इन 6 के टर्म में, यानी इन 6 में से कोई 2 के या कोई 3 के या 4 के या 6 को मिला लीजिए, तो इन बाकी क्वांटिटीज के टर्म में आपको इस मास का कोई भी एक्सप्रेशन जीवन में नहीं मिलेगा। अभी तक की जो फिजिक्स की डिस्कवरी हुई है या अभी तक जो जहां तक फिजिक्स आई है उसमें। इसका मतलब क्या है, ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट भी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तीसरा देखिए, इस ग्रुप में क्या प्रॉपर्टी पाई जा रही है कि इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी वर्ड्स बने हैं वो सब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। इन्हीं 26 अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन से क्या है, बने हुए, यानी ऑल अदर इंग्लिश कैरेक्टर्स आर मेड विद हेल्प ऑफ दिस ग्रुप। तो वैसे ही अब इसके अलावा जितनी और फिजिकल क्वांटिटीज आप जानते हैं वो सब इन्हीं सबसे मिलकर के क्या है, बनी हुई हैं। तो इस तरह का सेट अगर हम एक दूसरा सेट माने, सपोज कीजिए बी है सेट ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी बी एक ऐसा ग्रुप है जिसमें वो सभी वर्ड आते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में हैं। यानी आप कुछ भी उठाओ, कैट उठाओ, रैट, बैट, हैप्पी, एलिफेंट, कुछ भी उठाओ, जितनी भी अंग्रेजी आपको आती है, मुझे तो बहुत कम आती है, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूं, है ना। तो कोई भी आप वर्ड उठा लीजिए यहां से, वो जिन एलिमेंट से मिलकर के बने होंगे वो यहां पे है। यानी ये जो ए सेट है, ये ए क्या कहलाएगा, बी का बेसिस कहलाएगा। विदाउट ए वी कैन नॉट थिंक अबाउट बी। अगर हमारे पास ये ए सेट नहीं है तो हम बी सेट की कल्पना नहीं कर सकते। और इस ए के एलिमेंट क्या कहलाएंगे, बेस एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो वैसे ही देखिए हमारा जो फिजिक्स का ये सेट है, इसमें बेस सेट की सारी खूबियां पाई जा रही हैं, यानी इसके सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं, सारे के सारे एलिमेंट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हैं। यानी अगर सोचिए इस दुनिया से मास गायब हो जाए तो इन बाकी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी इनमें से किसी भी एक को बाकी बेस क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो इन्हीं की वेरियस पावर से, यानी इन्हीं के गुणा भाग से बनी हुई हैं। तो ऐसा सेट या ऐसी क्वांटिटीज क्या कहलाएंगी, बेस क्वांटिटीज कहलाएंगी। तो अब हम लोग, उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो चल के इसको अब हम डिफाइन करते हैं कि क्या होती है बेस क्वांटिटीज। तो देखिए, दोस फिजिकल क्वांटिटीज आर टर्म्ड एज बेस क्वांटिटीज व्हिच आर, यानी वही फिजिकल क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं पहले जिनमें यूनिकनेस हो, यानी जो एक दूसरे, किसी का रिपीटिशन ना हो, एक दूसरे से अलग अलग हो। ठीक है। दूसरा, इनमें से किसी भी एक बेस क्वांटिटी को बाकी और बेस क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस ना किया जा सके, यानी कि ये पारस्परिक रूप से स्वतंत्र हो, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हो। और तीसरा क्या है कि बाकी इनके अलावा बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम डिराइव्ड क्वांटिटीज या हिंदी में व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, ये सारी की सारी राशियां क्या होती हैं, इन्हीं से मिलकर के बनी हुई हैं, यानी बेस क्वांटिटीज से मिलकर के बनी होती हैं। तो जो क्वांटिटीज इन तीनों लॉज को फॉलो करती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं अपनी फिजिक्स में, बेस क्वांटिटीज कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, 7। कौन कौन सी, आइए देखते हैं। और बेस क्वांटिटी की जो यूनिट्स हैं, जिन यूनिट्स में, यानी वो एसआई यूनिट्स जिनमें हम बेस क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, वो क्या कहलाती हैं, बेस यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स, या हिंदी में उन्हें कहते हैं मूल मात्रक। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी है हमारी बेस क्वांटिटीज। तो ये 7 हमारी बेस क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। और इनके जो यूनिट्स हैं, जो बेस यूनिट्स हम बोलते हैं, किलोग्राम, मीटर, टाइम का क्या है सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट को किस में नापते हैं, एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में। ध्यान रखिएगा कि केल्विन की मतलब टेम्परेचर की एक ही यूनिट है जिसमें डिग्री नहीं लगती है, केल्विन, बाकी सब में लगभग डिग्री लगती है। दूसरा इसके बाद है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी ज्योति तीव्रता, इसे हम कैंडेला में नापते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में। और इनके ये सिंबल्स बने हुए हैं। इन सिंबल में देखिए एक खास बात है कि कुछ सिंबल क्या है, लोअर केस यानी स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं और कुछ कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं। तो देखिए जो यूनिट्स किसी फिजिसिस्ट के नाम पर होंगी, ठीक है, उनको हम
किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से, जैसे एम्पियर, केल्विन, कैंडला। और जो यूनिट किसी फिजिसिस्ट के नाम पे नहीं है, जो किसी वर्ड से ली गई हैं, उन्हें हम किससे लिखते हैं? स्मॉल लेटर से। ये ठीक है। तो इसमें से कई सारी चीजें, कई सारी मतलब क्वांटिटीज को तो आप जानते हैं, लेकिन कुछ आपके लिए नहीं है। जैसे मास क्या है? मास है अमाउंट ऑफ मैटर, यानी किसी पदार्थ में द्रव्य की मात्रा। लंबाई क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। टाइम क्या है? इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव इवेंट्स, दो क्रमागत होने वाली घटनाओं के बीच का जो अंतराल होता है उसे हम क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश के प्रवाह की दर, विद्युत धारा कहलाती है। और टेम्परेचर क्या है? किसी बॉडी की हॉटनेस की डिग्री, यानी किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन की नाप को क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये पहले, अब तो कोर्स से निकल गया, पहले फोटोमेट्री यानी प्रकाशमिति पढ़ाई जाती थी। उस समय में पढ़ाया जाता था कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जैसे कोई लाइट सोर्स है, सपोज कीजिए एक ये सोर्स है, तो ये एक ऐसे एक कोन शेप में क्या करता है? लाइट रेज यानी एनर्जी को रेडिएट करता है। तो ये जो कोन शेप है, इसके बीच का ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कहलाता है सॉलिड एंगल। अभी मैं आपको बताता हूं सॉलिड एंगल क्या होता है। इस सॉलिड एंगल में ये कुछ रेडिएशन का जो ई एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में यानी किसी निश्चित दिशा में एकांक घनकोण यानी यूनिट सॉलिड एंगल में जितनी एनर्जी रेडिएट होती है किसी सोर्स से, उसे हम उस सोर्स की क्या कहते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता कहते हैं। तो ये तो चीजें कोर्स से निकल गई, लेकिन आप जाने रहिए क्या होता है। फिर क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, इसका यूनिट क्या है? मोल। 1 मोल आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। 1 मोल, यहां मैं मोल का बड़ा साधारण सी लेमैन की भाषा में समझा रहा हूं कि अगर हम किसी सब्सटेंस का 1 मोल ले रहे हैं, तो हम अगर उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर वेट के बराबर अमाउंट को ग्राम में ले लें, जैसे H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 18, यानी 18 ग्राम H2O अगर हम ले लें तो वो क्या हो जाएगा? 1 मोल ऑफ वाटर। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 16 ग्राम ऑक्सीजन आप ले लीजिए, आपकी 1 मोल ऑक्सीजन हो गई। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 2 ग्राम हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हो गया। ये तो हमारी क्या हो गई? बेस क्वांटिटीज, जो फिजिकल क्वांटिटीज थी। अब इन बेस क्वांटिटीज से जो हमारे मैग्नीट्यूड का मतलब जो मैग्नीट्यूड की प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो गई, लेकिन डायरेक्शन की प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हो रही थी। उसके लिए मैथमेटिक्स से 2 क्वांटिटीज उधार ली गई, जिन्हें क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। जैसे होता है ना, अभी आप लोग बड़े हो रहे हैं तो कुछ दिन बाद, साल भर 6 महीने बाद जिम जाएंगे, फिर बॉडी नहीं बनेगी, तो अपने ट्रेनर से पूछोगे कि मैं तो दिन भर खाता हूँ और सोता हूँ, पढ़ाई भी मैंने छोड़ दी है, यार बॉडी नहीं बन रही है। तो कहेगा कि ऐसा करो, वे प्रोटीन खाओ, एंडोरामास खाओ, यानी वो फूड सप्लीमेंट आप कभी लीजिएगा नहीं, लेकिन वो फूड सप्लीमेंट आपको देता है, कहता है कि सप्लीमेंट लो। यानी अगर आपको अपने खाने से पोषण नहीं मिल रहा है तो कुछ और ऐसी चीजें साइड बाय साइड खाइए जिनसे आपको बॉडी बनाने के लिए पोषण मिले, तो वो मत खाइएगा। और यहां देखिए सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, हिंदी में बोलते हैं पूरक राशियां। तो 2 क्वांटिटीज जो मैथमेटिक्स से उधार ली गई, वो पहली थी एंगल यानी कोण। इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं RAD। तो एंगल क्या है आप जानते हो, ये 2 लाइन से, तो इनके बीच का एंगल ये होगा। तो व्हाट इज एन एंगल? एंगल है क्या? कोण क्या है? तो एंगल इज inclination between 2 straight lines having a common point। यानी 2 ऐसी रेखाएं जिनके बीच का एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, उनके बीच का जो झुकाव है उसे हम क्या बोलते हैं? कोण कहते हैं।
तो एंगल इज व्हाट? एंगल इज इंक्लिनेशन बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। ये नॉर्मल एकदम लेमैन की भाषा में एक साधारण आदमी को अगर आप एंगल बताना चाहें तो आप क्या बताएंगे? तो ये तो हो गया हमारा एंगल। अब दूसरी क्वांटिटी, उसे हम क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल, हिंदी में बोलते हैं घन कोण। ठीक, घन कोण, इसकी यूनिट हो गई स्टेरेडियन। और ये घन कोण क्या है? आपको पता है कि जो एरिया होता है, एरिया, ये हमेशा जो डिस्टेंस या लंबाई जो होगी उसकी दूसरी पावर के प्रोपोर्शनल होता है। आप एरिया का कोई भी फॉर्मूला उठा के देख लो, उसकी यूनिट लेंथ की यूनिट की स्क्वायर होगी। मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग फीट यानी स्क्वायर फीट, स्क्वायर किलोमीटर, इस तरीके से बताया जाता है ना। यानी जो एरिया होगा, ये अगर मैं डिस्टेंस या पोजीशन को r से दिखाऊं तो r के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा ना। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट अगर हटाया जाए यहां से, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया जाए तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। W की तरह दिखने वाला ये ग्रीक लेटर है। तो यहां से ओमेगा क्या आया? a/r²। ये हमारे सॉलिड एंगल की क्या है? एक्सप्रेशन है, फॉर्मूला है, जो आगे आप कहीं यूज करेंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि सॉलिड एंगल होता क्या है, तो सपोज कीजिए कि अपने पास एक ये सरफेस है, ये क्या है? ये सरफेस है, और एक ये पॉइंट है। थोड़ा इधर ले लेते हैं। जैसे पैराशूट होता है ना, पैराशूट के चारों तरफ से धागे, रस्सियां आकर के नीचे जो पैराशूटर होता है उसके कमर के पास में बांधी जाती है ना, उस तरीके से। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो 3 डायमेंशनल एंगल बना, यानी इस एरिया ने इस एक पॉइंट P पर जो एंगल सबटेंड किया है, जो एंगल बनाया है, वो एंगल क्या कहलाता है? घन कोण या सॉलिड एंगल। क्या कहलाएगा? सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल क्या है? एंगल सबटेंडेड एट पॉइंट बाय एन एरिया, यानी किसी तल के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया जो कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं? घन कोण। और इसी एक्सप्रेशन से हम लोग निकाल सकते हैं कि एक कंप्लीट सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई स्टेरेडियन। कितनी होती है? 4 पाई स्टेरेडियन। तो बच्चों, वो घड़ी आ गई जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे, यानी अब वो टॉपिक आ गया जो सबसे आसान है और पढ़ने के लिए बहुत जरूरी, और आपका जो यूनिट टेस्ट होगा उसमें ये पूछा जरूर जाएगा, और इससे आपको न्यूमेरिकल्स जरूर मिलेंगे, और ये आपको करना भी पड़ेगा। इसको किए बिना पूरा भी नहीं होना है कोर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज जो है वो है डायमेंशन। तो अभी हम लोगों ने बेस क्वांटिटीज पढ़ते समय उसकी जो तीसरी क्वालिटी पढ़ी थी, कि तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी? कि जितनी भी बाकी क्वांटिटीज हैं यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज, वो किससे मिलकर बनती हैं? बेस क्वांटिटीज की डिफरेंट पावर से, यानी उनके गुणा भाग से मिलकर के बनती हैं। यानी हर क्वांटिटी में हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लें, उसमें कोई ना कोई बेस क्वांटिटी जरूर पाई जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे सपोज कीजिए एरिया हम लोगों ने ले लिया, तो एरिया का जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है वो क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अगर हम इसमें फिजिकल क्वांटिटी देखें तो ये तो एरिया है, लेंथ क्या है? लंबाई है, बेस क्वांटिटी देखें, और चौड़ाई क्या है? ये भी बेस क्वांटिटी अगर इसकी देखें, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, तो ये भी क्या है? लंबाई है। यानी अगर बेस जो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को अगर मैं कैपिटल लेटर्स में लिखूं तो ये लेंथ एल है, और चौड़ाई यानी ब्रेड्थ, ये भी कौन सी क्वांटिटी है? लेंथ, एल स्क्वायर हुआ ना। यानी एरिया में लेंथ की कितनी पावर्स हैं? 2 पावर्स। ऐसे ही अगर वॉल्यूम को लिखें तो ये क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, और ये भी लेंथ, क्या हो जाएगा? एल क्यूब। इसी तरीके से देखिए स्पीड, सॉरी यू।
तो स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ, और टाइम को टी। अगर स्पीड आई है तो वेलोसिटी भी आएगी, यानी इसमें कितना होगा एल, और टी को अगर हम ऊपर ले जाए तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, यानी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, टी माइनस 1। ऐसे देखिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखिए जो स्पीड की यूनिट है वही वेलोसिटी की, तो स्पीड अगर एल टी माइनस 1 है तो वेलोसिटी भी क्या आएगी, एल अपॉन टी, और एक टाइम नीचे और है तो ये हो जाएगा एल अपॉन टी स्क्वायर। फोर्स, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो मास को कैपिटल में लिखेंगे एम, एक्सेलरेशन को भी हम लोगों ने क्या बताया है, एल अपॉन टी स्क्वायर। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि हम लोग कोई भी, चलिए इनके अलावा एक आध क्वांटिटीज ले लेते हैं, जैसे देखिए चार्ज, आवेश, आवेश में कौन कौन सी बेसिक क्वांटिटीज होंगी, तो 10th में आपको पढ़ाया गया ना कि करंट I बराबर Q बाई टी, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, तो यहां से Q बराबर कितना हो जाएगा, I इंटू टी। अब इस I को अगर बेसिक बेस क्वांटिटी में लिखा जाए तो एक क्वांटिटी हो जाएगी, लिखी जाएगी A से, एम्पियर से डिनोट करते ना, और टाइम को T से। तो देखिए ये भी बेस क्वांटिटी से मिलकर, तो इसका मतलब क्या होगा कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सब में बेस क्वांटिटी की कोई ना कोई पावर जरूर मौजूद होगी, और इन्हीं पावर्स को हम कहते हैं डायमेंशन। यानी किसी बेस, किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या है, वो पावर्स हैं बेस क्वांटिटी की जो उस क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं डायमेंशन की। तो पावर्स ऑफ बेस क्वांटिटीज प्रेजेंट इन अ फिजिकल क्वांटिटी आर नोन एज इट्स द डायमेंशन। यानी किसी भौतिक राशि में उपस्थित मूल राशियों की घातों को हम क्या कहते हैं, उसकी विमा। और अगर इन्हीं पावर्स को हम संगत मूल राशि की यानी करस्पॉन्डिंग बेस क्वांटिटी के ऊपर चढ़ा करके लिख देते हैं, तो जो रिप्रेजेंटेशन बनता है, जो प्रदर्शन बनता है, हम उसे क्या कहते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। आपसे कहीं डायमेंशन नहीं पूछी जाएगी, हर जगह आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला ही पूछा जाएगा। तो एक एग्जांपल से मैं आपको डायमेंशनल फॉर्मूला और उसमें से डायमेंशन सारी चीजें लिख करके बताता हूं। जैसे अभी पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने ये एकदम समझ लीजिए पुश्तैनी डायमेंशन है, फिजिक्स पढ़ने वाला हर बच्चा इस डायमेंशन को पढ़ता है और उसको मुंह जबानी याद रहती, पता नहीं ऊपर वाले की क्या कृपा है, होता ही है ये, ऐसे है ही। फोर्स, फोर्स का एकदम आप सबसे आसान फॉर्मूला जो जानते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमें क्या करना है, जैसे गणित में फैक्टराइजेशन करते हो ना, अगर मान लो दे दिया गया 24, इसको फैक्टराइज करो, तो तुम इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते हो, 3, 2 इन सब में, यानी विषम संख्याओं के गुणनखंड करते हो। बस यहाँ ये फिजिक्स में गुणनखंड पढ़ रहे हो बेटा, कुछ अलग नहीं है, नया नहीं है, चीज वही है, केवल फोटो बदल गई है इसकी। तो देखो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए। अब देखो m तो बेस क्वांटिटी हो गई, लेकिन a अभी भी क्या है, बेस क्वांटिटी नहीं है, तो a को और तोड़ो। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा m इंटू वी अपॉन टी। अब देखो मास और टाइम बेस क्वांटिटी हो गया, वेलोसिटी फिर से अभी क्या है, बचा हुआ है, इसको फिर से तोड़ो, ठीक है ना। अभी वेलोसिटी यही है जो एक बिना क्वारंटाइन के बचा है, बाकी m और t देखो क्वारंटाइन हो चुके हैं, कोरोना का कहर बेटा बहुत बड़ा हुआ है ना। तो v क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी देखें तो डिस्प्लेसमेंट है लेंथ, लंबाई, तो v को हम लोग लिखेंगे लेंथ, ये टाइम है, एक टाइम नीचे और आ जाएगा तो ये t स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखो हमारा फोर्स जो है वो पूरी तरीके से इसके पार्ट्स क्वारंटाइन हो चुके हैं, यानी ml अपॉन टी स्क्वायर। अब अगर हमें इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है तो हमको इसको किसमें करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ये आप लोग बहुत मिस करते हैं। स्कूल में ठीक है, चेक हो जाता है, नंबर भी मिल जाते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है ना। इसको लिखने का जो कन्वेंशनल तरीका है, इसे कुछ तो फॉलो करना ही चाहिए। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब ये हम f का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। अब ये क्या है, ml अपॉन टी स्क्वायर। तो एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, हमें जो डायमेंशन लिखनी होगी वो इन्हीं 7 क्वांटिटीज में लिखनी होगी, ठीक है। तो इन 7 क्वांटिटीज को
इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं ये जरा सा देख लीजिए। हर जगह 7 तो मिलेंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा आपको 4 या 5 मिलेंगी, तो उनको ध्यान रहेगा तो अच्छा रहेगा। जैसे मास है, जो भी मास का टर्म आएगा, क्योंकि हम लोग फॉर्मूले से भी डायमेंशन बनाते हैं और यूनिट से भी डायमेंशन बनाते हैं, मास का टर्म आए या अगर यूनिट से बना रहे हैं तो कुछ भी आए, मास की कोई भी यूनिट आए, किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल, टन, मास की यूनिट होनी चाहिए, इसको हम लोग कैपिटल एम से लिखते हैं। लेंथ या लेंथ की कोई भी यूनिट हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, माइल हो, सेंटीमीटर हो, इसको कैपिटल एल से लिखते हैं, ठीक है। टाइम या टाइम की कोई भी यूनिट हो, सेकंड से लेकर के, एंगल मिनी सेकंड से लेकर के, और घंटा यानी आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, कुछ भी हो, टाइम की यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। यूनिट ऑफ टाइम, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से। फिर आ गई हमारी करंट, करंट या करंट की यूनिट यानी विद्युत धारा या उसकी यूनिट, इसको किससे करते हैं? कैपिटल ए से। नेक्स्ट है टेम्परेचर या टेम्परेचर की कोई भी यूनिट, केल्विन में हो, डिग्री सेंटीग्रेड में हो, डिग्री फ़ारेनहाइट में हो, डिग्री र्यूमर में हो, इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को CD से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा को MOH से। यानी डायमेंशन में इस ब्रैकेट के अंदर अगर हम लिखेंगे तो मास को कैपिटल M लिखेंगे, टाइम को कैपिटल T, लेंथ को कैपिटल L, करंट को कैपिटल A, टेम्परेचर को कैपिटल थीटा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को CD यानी कैंडेला, और इसको MOM मोल। ये हमें रिप्रेजेंटेशन करना है। तो यहां पे देखिए हमारे पास क्या है, ये क्या हो जाएगा? कैपिटल M L अपॉन T स्क्वायर। और इस रिप्रेजेंटेशन में हम किसी भी चीज को डिनोमिनेटर यानी हर में नहीं रखते हैं, हर की सारी राशियों को अंश में लेकर के चले जाते हैं न्यूमरेटर में, और उनकी पावर के साइन को चेंज कर देते हैं। तो यहां पर F का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बना वो कितना बना? ML T माइनस 2। ये है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स यानी बल का विमीय सूत्र, नॉट डायमेंशन, विमा नहीं है। इसमें विमा क्या है? M की पावर है 1, L की पावर है 1 और T की पावर है -2, यानी 1 1 -2, ये बनी विमा, ये डायमेंशन है। लेकिन MLT -2 ये क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते समय पहली चीज स्क्वायर ब्रैकेट का ध्यान रखना है, दूसरी चीज कभी पावर नहीं पढ़नी, स्क्वायर, क्यूब ये नहीं पढ़ना है, हमेशा पावर के नंबर को पढ़ना है। मतलब 1 है तो उसे पढ़ेंगे नहीं, तो MLT -2, अगर यहां पर सपोज कीजिए L स्क्वायर होता यानी L की पावर 2 होती, तो इसको क्या पढ़ते? ML2T -2 पढ़ते। तो फिलहाल ये मैंने आपको एक डायमेंशन, एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल करके दिखाया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो फिजिकल क्वांटिटीज, बेसिक और बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज के साथ साथ जो डायमेंशन का हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी, ये आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालेंगे उनके बेसिक फॉर्मूले से, जो हमारे अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, और उसके बाद डायमेंशन के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। और याद रखिए आपका जो भी यूनिट टेस्ट होगा और वहां से लेकर के जो हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं उसमें डायमेंशन और उसके एप्लीकेशन के सवाल जरूर आते हैं, इसलिए इन लेक्चर्स को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और आप लोगों के कमेंट्स देख करके बहुत अच्छा लगता है कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। तो इसी तरीके से मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी जो भी क्वेरी हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।